हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे इनकम टैक्स का जो चैप्टर है एडवांस टैक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान चैप्टर है। देखते हैं क्या कह रहा है ये चैप्टर। देखो, हर एक पर्सन है जो अर्निंग करता है, कमाता है, उसे हम अपनी इनकम पर क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। वो आपको बेसिक पता होगा, कब देते हैं, कैसे देते हैं, कौन देता है, कौन कलेक्ट करता है। बट फिर भी मैं आपको छोटी सी बात बता देती हूँ कौन कौन क्या करता है। देखो, एक पर्सन होता है असेसी और एक दूसरा पर्सन होता है असेसिंग ऑफिसर, राइट? इतना पता है। असेसी जो क्या करता है, अपनी जो कमाता है इनकम, उस इनकम के ऊपर क्या करता है? टैक्स पे करता है, राइट? इसे टैक्स पेयर भी कहते हैं। और जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो क्या करता है, इस इनकम के ऊपर जो टैक्स है उस टैक्स को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर करता है। ठीक है जी, ये बात तो ठीक है। आपको ये भी पता होगा जो टैक्स पे करते हैं वो हमारा असेसमेंट ईयर में होता है और जो अर्न करते हैं वो हमारी हमेशा प्रीवियस ईयर की होती है। नॉर्मल सी बात है। आप 2022 की इनकम के ऊपर आप नेक्स्ट ईयर पेमेंट करोगे ना, तो 2022 को हम क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर कहते हैं। और जिस ईयर आप उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हो उसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर कहते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है जी, मुझे केवल बस आपको इतना ही बताना था। बट यहाँ पर जो कंसेप्ट है एडवांस टैक्स का है। एडवांस टैक्स का मतलब पता है क्या है? वो टैक्स डिपार्टमेंट पता है क्या कह रहा है, गवर्नमेंट पता है क्या कह रही है कि आप जैसे जैसे 2022 में कमा रहे हो वैसे वैसे आप क्या करो? टैक्स पे करते रहो। भाई ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर हमने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया तो उसका क्या करोगे? अगर हमने टैक्स कम पे किया तो क्या होगा? वो भी हम आपको भी बताएंगे। देखो, एडवांस टैक्स पेमेंट करने के 2-3 बेनिफिट हैं और 2-3 सिचुएशन है। सबसे पहला बेनिफिट कि गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू जनरेट होता है, सबसे पहला बेनिफिट क्या है? जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो जनरेट होता है ना, वो हमेशा टैक्स से ही होते हैं। गवर्नमेंट जनरेट हिज रिवेन्यू फ्रॉम हिज टैक्स। किस चीज़ के लिए? कि वो गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स कर रही है, वो हमारे लिए जितने भी बेनिफिट्स लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो उनका खर्चा निकल जाए। वो कब निकलेगा? जब हम क्या करेंगे? टैक्स रेगुलर पेमेंट करेंगे। बट रेगुलर पेमेंट तो करने वाले हैं, एडवांस क्यों करवा रहे हैं भाई? एडवांस इसलिए करवा रहे हैं कि थोड़ा सा आपका भी बर्डन कम हो जाए। अब मान लो इस पर्सन की, ये जो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ठीक है, इस पर्सन की एनुअल इनकम 10-12 करोड़ है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम टैक्स कलेक्ट करने लग जाए, कम से कम लाखों में या क्या पता करोड़ों में क्या आएगा ना, टैक्स आएगा ना। तो इस सिचुएशन को, क्योंकि इसके ऊपर पहले हम स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम सरचार्ज लगाएंगे, देन उसके बाद हम क्या है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे, देन उसके बाद अगर उसको कोई डिडक्शन मिलती होगी 80C से लेके 80U तक के अंदर तो उसे माइनस कर देंगे, देन उसके बाद इसकी क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी, राइट? इतनी बड़ी, मान लीजिए इसका जो टैक्स आएगा वो 1 करोड़ टैक्स आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कभी बोलो कि इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करके दिखाओ, ठीक है। वो हमने बेसिक कंसेप्ट के अंदर पढ़ के बताया था, सैलरी का जब चैप्टर किया था तब हमने किया था, ठीक है। कैसे हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं स्लैब रेट अप्लाई करके। तो मान लीजिए इसका 1 करोड़ क्या आया, इसका टैक्स आया, तो उस व्यक्ति के ऊपर 31 मार्च 2023 के मिस्टर एक्स के ऊपर इतना बड़ा बर्डन आएगा कि वो 1 करोड़ रुपए टैक्स जमा कराएगा। तो इस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली है, एडवांस टैक्स की पे एज यू अर्न स्कीम। जैसे जैसे आप कमा रहे हो वैसे वैसे आप क्या करो, आपकी इनकम के ऊपर क्वार्टरली क्या करना है? टैक्स पे करना है। भाई क्वार्टरली तो करना है, पर वो डेट क्या होगी? वो आपकी क्वार्टरली क्या है? 4 डेट्स हैं। पहली क्या है? 15 जून है, ठीक है। फिर है 15 सितंबर है, फिर आपकी 15 दिसंबर है और फिर आपकी है 15 मार्च। इतना कंसेप्ट समझ में आया कि टैक्स पेयर के इस मिस्टर एक्स का बर्डन रिड्यूस करने के लिए इन 4 डेटों को डिटरमाइन किया गया है कि आप जैसे जैसे आप कमा रहे हो वैसे वैसे आप अपना टैक्स पे करते रहो, ठीक है। और दूसरा, गवर्नमेंट को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि उसको जो रेगुलर पेमेंट होती है टैक्स की, रिवेन्यू उसका जनरेट होता रहे, वो भी खुश रहे, ठीक है। दोनों तरफ से खुश है। हाँ, इसमें एक कंडीशन है, जो मिस्टर एक्स की अगर टैक्स क्या है 10,000 तक ही है या उससे ज़्यादा है,
तभी कोई पर्सन एडवांस टैक्स पेमेंट करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी के एग्जाम एमसीक्यू के अंदर आते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये जो डेट्स है ये पूछी जाती है। क्या है, एडवांस टैक्स वही पर्सन पे करेगा जिसका टैक्स एनुअली 10,000 या 10,000 से ऊपर बनता है। अगर किसी का टैक्स 9,888 रुपये बनता होगा ना, उसे एडवांस टैक्स पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो केवल एनुअली केवल 31/3/2023 को ही पेमेंट करेगा। इतना समझ में आया? चलो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब। क्या है एडवांस टैक्स, क्या है, कैसी स्कीम है? पे एज यू अर्न स्कीम। जैसे जैसे आप कमा रहे हो वैसे वैसे आपको क्या करना है, टैक्स को पेमेंट करना है। ये दो रीज़न है इसके डिपॉजिट होने के एडवांस टैक्स के। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बट हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ करवाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बर्डन है टैक्स पेयर का असेसमेंट ईयर में, उसको रिड्यूस करने के लिए और गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है वो जनरेट हो जाए कि वो अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को पे ऑफ रेगुलर पेमेंट में कर सके। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल यहाँ पे, क्या है, प्रीवियस ईयर 2019-20 ले आओ मैंने, ठीक है, इसमें आपने इनकम को अर्न किया है एक पर्सन ने, और जो असेसमेंट ईयर होगा वो 2020 और 2021 होगा, टैक्स पे ऑन इनकम। ठीक है, इनकम मान लीजिए 1 करोड़ है तो कम से कम लाखों में आएगा, लाखों में आएगी। इसके ऊपर भी क्या होगा, सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, राइट। तो उनको उसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है। ठीक है जी, आगे क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस कंसेप्ट द गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्स इन एडवांस फ्रॉम द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ विदाउट द वेटिंग द असेसमेंट ईयर। ये वही बात कह रहा है, गवर्नमेंट इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती कि वो असेसमेंट ईयर का इंतजार करे। समझ रहे हो कि वो 31 मार्च 2023 का इंतज़ार करे इस पूरे 1 करोड़ के टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। उसने कहा कि तुम क्या है, जैसे जैसे डेट आ रही है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च आ रही है, वैसे वैसे आपको क्या करना है, आपके इनकम के ऊपर टैक्स को पे करो। ठीक है, ऑल द एसएससी हु हैज़ द टैक्सेबल इनकम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जो व्यक्ति होंगे इस प्रीवियस ईयर के अंदर, ये अपना 2022 है ना, इस 2022 के अंदर जितने भी रेलिवेंट जो एसएससी होंगे उनकी बात की जा रही है, शेल बी लाइबल टू पे द एडवांस टैक्स एज पर द अंडर सेक्शन 208। ये सेक्शन बहुत याद कर लेना कि जो भी एसएससी टैक्स पेमेंट करने की सिचुएशन में है, सिचुएशन कब क्रिएट होगी, जब उसकी इनकम, टैक्स की जो इनकम होगी, टैक्स की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, 10,000 या 10,000 से ऊपर होगी। समझ में आ रहा है? और वो किसके अंदर डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन अंडर सेक्शन 208 के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, 10,000 की लिमिट। नेक्स्ट आ जाता है कि कैसे हम एडवांस टैक्स को कंप्यूट करते हैं, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको इनकम ही नहीं पता कि साल में होनी कितनी है, आप वैसे ही टैक्स पे करे जा रहे हो, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आपकी कि आप किस तरह से डिटरमाइन करोगे कि आपकी एस्टिमेट इनकम क्या है। ये मान लीजिए एक व्यक्ति की जैसे कि 5 हेड की सैलरी इंक्लूड होती है, आपको पता है टोटल इनकम के अंदर, तो आपकी सैलरी हेड पता होगी, हर एक पर्सन को पता है कि मेरी सैलरी इतनी आती है, तो आप इसको ईजिली डिफाइन कर सकते हो कि मेरा इतना टैक्स बनेगा। ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी से अगर आप अपनी बिल्डिंग को, अपने हाउस को रेंट पे दे रहे हो तो आपको ये पता है कि मेरा रेंट 10,000 रुपये है, तो साल के कितने हो गए, 1,20,000 रुपये हो गए, तो इस हिसाब से मैं उसके ऊपर भी टैक्स पे कर सकता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट है अदर सोर्सेज इनकम, जिसके अंदर स्पेशली मेंशन किया हुआ है, जैसे कि इसके अंदर हम विनिंग फ्रॉम लॉटरी की जो इनकम होती है, पजल्स होती है, जो गेमिंग में पैसा लगाते हैं ना, उसका आप कोई भी एस्टिमेट नहीं लगा सकते। क्या पता आज आप जो हॉर्स रेस में भी लगाए हुए हैं आपने, ठीक है, जो लॉटरी में भी लगाए हुए हैं, आपने कहा कि मेरी लॉटरी 15 लाख की थी, मैं जीत सकता हूँ, इसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया, और जैसे जैसे ईयर ख़त्म हो रहा था, 2023 आ रहा था, वैसे वैसे आपको पता चला कि मैं लॉटरी हार गया हूँ, तो इसकी जो इनकम को डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको मैं कट कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको थोड़ा याद हो जाएगी। अदर सोर्स की इनकम को डिटरमाइन करना एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसी तरह से कैपिटल गेन की जो हेड की जो इनकम होती है, कैपिटल गेन समझती है जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल परचेज किए जाते हैं, उसके अंदर भी आप डिटरमाइन करने में थोड़ा सा असक्षम होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज कभी भी हो सकती है, राइट। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी
प्रॉपर क्या है, सेट है कि आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा तो ठीक है, बट आपको इन्फॉर्मेशन होती है इस चीज़ की। इन दोनों चीज़ों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये एकदम से रैंडम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इनके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है पीजीबीपी की इनकम। पीजीबीपी की इनकम को भी आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो। बस दो ही ऐसी इनकम है जिनको आप डिफाइन करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है एक एसएससी को। क्या है, एक तो हमारी लॉटरी की जो अदर सोर्सेज की जो इनकम हेड है और एक कैपिटल गेन, ये दो हेड है जिसको आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। तो यही सिचुएशन एक एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ बिग प्रॉब्लम फेस बाय द एसएससी। एक एसएससी के द्वारा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की जाती है कि वो अपनी टोटल इनकम को कैसे एस्टिमेट करेगा और कैसे उसके बेस पर वो इन डेट्स के अकॉर्डिंग, इन डेट्स पर क्या करे, वो टैक्स पे करे। देन द एसएससी कंप्यूट हिज एडवांस टैक्स ऑन द एस्टिमेटेड इनकम। एसएससी क्या करेगा, मान लीजिए उसने एस्टिमेट लगाया, उसकी जो इनकम है 50,000 रुपये है, सॉरी 50 नहीं 50 लाख कर लीजिए, 50 लाख रुपए इनकम है। तो इसके ऊपर वो टैक्स कैलकुलेट करेगा और इसके इनके अंदर ना परसेंटेज दी होगी, आपको इतने परसेंट यहाँ पर पे करना है, इतने परसेंट आपको यहाँ पे करना है, देन इसके बाद इतना परसेंट, देन इसके बाद पूरा 100%। तो इतने पूरे 50 लाख का 15% वो 15 जून को करेगा, फिर वो 50 लाख का 45% करेगा। इस तरह से वो एडवांस टैक्स पेमेंट करेगा। तो इस एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर ही एस्टिमेटेड टैक्स पे किया जाता है। शब्द सुन रहे हो, एस्टिमेटेड इनकम पर ही एस्टिमेटेड टैक्स पे किया जाता है। द एसएससी शैल कंप्यूट द एडवांस टैक्स ऑन हिज एस्टिमेटेड टोटल इनकम फॉर द एंटायर ईयर, जिसके अंदर इंक्लूड ये तीनों चीज़ भी होगी, विनिंग फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कैपिटल गेन एक्सेट्रा। सारे के सारे पांचों हेड तो होंगे ही होंगे, जो इनकम टैक्स का पंजा है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है। और साथ साथ में अगर कोई माइंड में आता है कि ये भी इंक्लूड होंगे, यस ये भी इंक्लूड होंगे, पंजा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बट हाँ सारी इनकम इंक्लूड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द टैक्स शैल बी कंप्यूटेड एज पर द रेट इन फोर्स फॉर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। ये मैं आपको बताऊंगी, जो आपको मैंने ये रेट बताई इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। यही बात की जा रही है कि आपको जैसे जैसे आप इनकम कमा रहे हो और फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वैसे वैसे आप उनको रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। If the TDS has been collecting during the financial year, then it shall be deduct from the estimate tax liability to arrive at a advance tax liability. इस दोनों पॉइंटों को मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी, ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक पर्सन की एस्टिमेटेड सैलरी को कंप्यूट कर रहे हैं, एस्टिमेटेड जो इनकम है उसको कंप्यूट कर रहे हैं। तो उसके अंदर सभी हेड्स इंक्लूड होंगे, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, पांचों हेड इंक्लूड हो गए। इनको टोटल करने के बाद आपको सबको पता है कि यहाँ पे क्या आता है, ग्रॉस टोटल इनकम आती है, ठीक है जी। मान लीजिए ये जो ग्रॉस टोटल, चलो ये पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ठीक है, ये ग्रॉस टोटल आ गई है इनकम। अगर मान लो इसने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डिडक्शन मिल रही है इसको 80C से लेके 80U तक की, वो हम यहाँ पे लेस करेंगे। कोई रिलीफ मिल रही है 89 के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर इसको लेस करेंगे। देन हमारे पास क्या आ जाएगी, एक ऐसी इनकम आएगी जो हमारी क्या होगी, एस्टिमेटेड होगी। ये भी हमने कमाई नहीं है, हम केवल सोच रहे हैं कि यहाँ से इतना आएगा, यहाँ से इतना आएगा, यहाँ से इतना आएगा इस साल के अंदर, ठीक है। तो इस एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी। सबको पता है कि अपने जो स्लैब रेट है वो अप्लीकेबल होंगे। टैक्स ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम एज पर द प्रिवेलेंट टैक्स रेट, आपकी जो टैक्स रेट है, स्लैब रेट है, वो अप्लाई होगी, वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने टीडीएस कलेक्ट कर रखा है, अगर आपने टीसीएस कलेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो वो दोनों माइनस होंगे। अब ये टीडीएस टीसीएस क्या होते हैं, अगर किसी को पता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं अभी बताती हूँ। टीडीएस क्या होता है, जैसे कंपनी के अंदर पर्सन है, वो उस पर्सन क्या है, उस कंपनी में लगा हुआ है, ठीक है, और उसको सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है, मान लीजिए उसको 12 लाख रुपए, ठीक है। अभी मैं क्या समझा रही हूँ, टीडीएस का कंसेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। उसको सैलरी मिलती है 12 लाख रुपए पर एनुअली मिलती है, ठीक है, मतलब पूरे साल का मिलता है। तो इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले 2.5 लाख का कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट के जो 2.5 लाख है उसके ऊपर अगर कैलकुलेट किया जाए एट द रेट ऑफ 5%, तो कितना आएगा, 12,500 रुपये आएगा,
ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर 5 लाख, 5 लाख के ऊपर कितना लगता है, 20% लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बन जाएगा 1 लाख रुपए। देन जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बचा है, 2 लाख, राइट, या 2 लाख होगा, 5 10 12, हाँ 12, 2 लाख बच गया। 2 लाख के ऊपर 30% लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000 रुपये, ठीक है। इन सभी को मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास आएगा, ये आएगा 1,72,500, ठीक है जी। अब इसके ऊपर किसी भी तरह का ना तो उसको रिबेट की मिलने वाली, क्योंकि ये 5 लाख से ऊपर है, क्योंकि हमारी सैलरी 12 लाख है, ना ही सरचार्ज लगेगा, क्योंकि 50 लाख से स्टार्ट होती है उसकी लिमिट। तो इसके ऊपर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे, तो वो बनेगा इसका 6,900, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे, देन आ जाएगा 17950, 5,9, ठीक है, 17940। ये आपका क्या बन गया, टैक्स लायबिलिटी बन गई है। अब जो TDS है, ये जो कंपनी के अंदर जो व्यक्ति काम करता है उसकी सैलरी इतनी है 12 लाख रुपए, और जब देखा इसने कि इसकी सैलरी इतनी बन रही है, इसका टैक्स इतना बन रहा है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, इस इनकम के ऊपर मंथली अमाउंट निकालते हैं कि हमें कितना देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 7 लाख, एक सेकेंड भाई, कंपनी है ना जो उसको सैलरी 12 लाख की बजाय कितने लाख देगी, वो हम डिटरमाइन करेंगे कि मान ली महीने की कितनी इनकम होगी इसकी, 1 लाख रुपए हो गया ना, तो महीने में 1 लाख रुपए देगी, उससे कम देगी, वो TDS के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखो 1,79,400 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर 14,950, ये आपका क्या है, TDS है, जो कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने वाली होती है कंपनी, या जिसके अंदर आप जहाँ काम करते हो। और इस कलेक्ट किए हुए अमाउंट को ये कंपनी कहाँ डिपॉजिट करेगी, गवर्नमेंट के पास। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स गवर्नमेंट को अपना रेगुलर पैसा मिलता रहे। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है उस हर एम्प्लॉयर की, उस हर इंस्टीट्यूशंस की जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, वेजेस देता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पर मंथली टैक्स निकालकर ये मंथली 14,950 कंपनी काट कर, मतलब कि 1 लाख रुपए में से 14,950 रुपये अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 85,050 रुपये कंपनी क्या करेगी, ये सैलरी देगी इस व्यक्ति को। अभी कहेंगे ये क्या बात है भाई, ये क्या बात हुई कि उस कंपनी पहले ही काट के दे रही है। कारण ये है कि कंपनी को इसके अंदर बेनिफिट है। अब कई जने ऐसे सोचेंगे इसमें बेनिफिट कैसे हुआ भाई, बेनिफिट ये है कि एक तो देखो बेनिफिट कैसे नहीं हुआ, कोई माइंड में क्यों आया ये पॉइंट, क्योंकि कंपनी एक तो कलेक्ट कर रही है, कंपनी ने कलेक्ट किया, देन कंपनी उसके बाद उसको पेमेंट कर रही है। एज ए बीच में मीडिएटर तो है, बीच में एक जो ब्रोकर का तरह काम तो कर रही है ना। बट कंपनी को इसका क्या फ़ायदा अगर कंपनी मना कर दे कि मैं नहीं कर रहा, एक तो मैं कलेक्ट करूँ, मैं तुम्हें दूँ, गवर्नमेंट को कह रहा है, तो कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया हुआ है। अगर तुम इसको कलेक्ट नहीं करोगे, TDS को कलेक्ट नहीं करोगे, तो जो सैलरी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना कंपनी का, उसके अंदर डेबिट साइड आपने देखा होगा बाय सैलरी अकाउंट होता है, याद आया कुछ, तो उस बाय सैलरी अकाउंट गवर्नमेंट नहीं करने देगी अगर आपने TDS कलेक्ट करा नहीं है तो। समझ में आ रहा है, अगर आप TDS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दोगे तो सैलरी को दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आप TDS कलेक्ट नहीं करोगे तो सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में नहीं शो ऑफ कर सकते। तो गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया हुआ है। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स, होता है कि टैक्स को डिडक्ट करो और देन उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराओ। अब यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है TCS का। पर ये क्या भाई, टैक्स कलेक्टिंग एट सोर्स, ये एक ऐसे बिजनेस प्रोफेशन के लिए होता है जो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी डीलिंग करते हैं। मान लीजिए इस व्यक्ति, एक मिस्टर एक्स है, एग्जाम्पल इसलिए समझा रहे हैं कि आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आ जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब तक आपको बेसिक बातें नहीं पता होगी तब तक आप क्या है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो TDS का तो कंसेप्ट आ गया होगा समझ में कि गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाते हैं, TCS भी गवर्नमेंट को ही डिपॉजिट करवाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इस पर्सन ने एक कार खरीदी, ठीक है,
कार मान लीजिए ये भी क्या है 12 लाख की, मैंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम इसको यही समझाते हैं, ठीक है। ये जो सेलर है, ठीक है, ये बायर है। इस सेलर ने, बायर ने कार खरीदी, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इसने कार खरीदी इस वाले पर्सन से, वाई से, ठीक है। और जो कार थी वो थी 30 लाख रुपए की। क्या थी? 30 लाख रुपए। बहुत बड़ी अमाउंट है, देखो नॉर्मली बात है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है 30 लाख रुपए। तो इस बड़ी अमाउंट के ऊपर एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर ये जो सेलर होगा ना, सेलर होगा, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्या करेगा, टीसीएस काटेगा, और उस टीसीएस को 30 लाख रुपए के साथ उसको ये कहेगा कि आप ये भी भरो, टीसीएस भी भरो। मान लीजिए टीसीएस बना 8,000 रुपये का, ठीक है। तो 30 लाख, 800 कम हो गया, 80 कर लो इसको, 80,000 रुपये हो गए। तो 30,80,000 रुपये ये जो टैक्स पेयर होगा ना, ये जो बायर होगा, वो इस सेलर को पेमेंट करेगा। अब ये कहोगे कि ये तो इसका फ़ायदा हो गया, दुकानदार का फ़ायदा होगा, फालतू में 80,000 रुपये उसके पास आ रहे हैं, है ना, ये सोच रहे होगे। नहीं, ये यहाँ पर सेलर भी यही काम करेगा कि वो भी, उसको भी क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। कारण ये है, जो स्पेशल ट्रांजैक्शन होती है, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती है, जिनका पता केवल इन्हीं सेलर्स के थ्रू पता चलता है। अब देख लो, मान लीजिए अगर सेलर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी होती तो गवर्नमेंट को क्या पता चलता है इस व्यक्ति ने 30 लाख रुपए का सामान खरीदा, और वो उसको क्या ये भी पता चलता कि 30 लाख रुपए आए कहाँ से है। इस पूरे घोटाले को समझने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। तो टीसीएस इसलिए है कि जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो स्पेशल जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनका पता लगा सके और उनके ऊपर हम रेगुलरली टैक्स रिसीव कर सकें। क्योंकि बहुत से आज की जनरेशन के अंदर तो बहुत सुधार हो चुका है, बट पहले लोग टैक्स को बचाते थे कि कैसे ना कैसे टैक्स बच जाए, राइट। तो इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक प्रोविज़न है, टीसीएस इज कलेक्ट बाय द सेलर फ्रॉम द बायर, बट वन कंडीशन है, इसके पीछे क्या है, ट्रांजेक्शन बिटवीन द सेलर एंड बायर इज एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। एक स्पेसिफाइड लिमिट होगी, जैसे कि है 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए से अगर ऊपर आपने ट्रांजेक्शन की तो उसके ऊपर आपको टीसीएस देना पड़ेगा। और ये जो टीसीएस है, ये अमाउंट जो डिपॉजिट होगी ना, टैक्स डिपार्टमेंट के पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी, थ्रो शॉपकीपर के द्वारा कम टू नो हैवी ट्रांजेक्शन्स डीलिंग। जो भी आपकी हैवी ट्रांजेक्शन होती है, स्पेशल ट्रांजेक्शन होती है, उनके बारे में गवर्नमेंट को पता चल जाए, ठीक है। अब मुझे ये करवाना क्यों पड़ रहा था, अब ये इस टॉपिक पे आते हैं, टीसीएस और टीडीएस का कंसेप्ट क्यों आया। क्योंकि मान लीजिए जो मिस्टर एक्स है, इसने टीडीएस भी पे किया है, टीसीएस भी पे किया है, ऑलरेडी इसने पे कर दिया, तो यहाँ पे इसका लेस हो जाएगा, यहाँ पे ये बेनिफिट हो जाएगा, इसको दोबारा से कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए इसका जो टैक्स आया था 20,000 रुपये आया है, ठीक है। टीडीएस इसने दे रखा है 2,000 रुपये का, और टीसीएस दे रखा है इसने 8,000 रुपये का, ठीक है। तो टोटल 10,000 रुपये इसने ऑलरेडी पे कर चुके हैं ये, राइट। तो 10,000 रुपये माइनस कर देंगे तो केवल 10,000 रुपये बनेंगे, तो इसके ऊपर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ़ द अमाउंट इज 10,000 और मोर ओनली देन द एसेसी शैल बी लाइबल टू पे द एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 2008। अगर नहीं है तो आपको नहीं करने की ज़रूरत। तो यहाँ पे 10,000 है तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट करनी है, वो भी 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ये डेट मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि आपको याद हो जाए। आप आई होप मैंने तीसरी बार बोली है डेट, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंप्यूट करना आ गया, किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, तो एस्टिमेटेड टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। दिमाग में एक और बात आनी चाहिए थी, आपके दिमाग में एक और बात आनी चाहिए, चलो उस बात को बाद में जनरेट करती हूँ। अगर आपके दिमाग में आई है तो पूछो कमेंट्स के अंदर, ठीक है। कोई भी डाउट है वो भी पूछो आप कमेंट के अंदर। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, आपके चैनल क्वेश्चन पेपर पर अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिटेल मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इंश्योरेंस, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का, इनकम टैक्स का, बिजनेस इन्वायरमेंट का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, सभी के क्वेश्चन पेपर रिसेंट जो पीछे कंडक्ट हुए थे ना 2022 के अंदर, वो सभी क्वेश्चन पेपर आपको आपके चैनल क्वेश्चन पेपर पर मिल चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे हम इन 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च के अंदर कितने परसेंटेज कैसे कैसे हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ड्यू डेट
फॉर द पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 211 आफ्टर द कलेक्ट द अमाउंट ऑफ द एडवांस टैक्स इट हैज़ टू बी पेड इन अ 4 इंस्टॉलमेंट एज एंड एंड व्हेन इट्स बिकम्ड ड्यू। देखो पहले तो डेट ही देख लो, 4 इंस्टॉलमेंट होती है, याद होगी अब तो 15 जून है। अगर किसी का बर्थडे है तो विश कर लेना अपने आप को, और इस दिन को याद रखना है कि हाँ हमें एडवांस टैक्स पेमेंट करने की डेट है ये, ठीक है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, कितने परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका 10,000 रुपये आपका एडवांस टैक्स आया है, ठीक है। 10,000 रुपये का 15% आप क्या करोगे, 15 जून को पेमेंट करोगे। इसको मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये 10,000 रुपये हैं, ठीक है। आपको 4 इंस्टॉलमेंट में करने हैं ये, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। 10,000 के ऊपर आपको क्या करना है, 15% कब पेमेंट करनी है, 15 जून को करनी है। समझ पा रहे हैं। तो 10,000 रुपये का 15% अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा। दैट मीन्स 1500 रुपये आपको डिपॉजिट करवाने हैं 15 जून को, ठीक है जी। अब नेक्स्ट 15 सितंबर को आपको कितनी अमाउंट पेमेंट करवानी है। अब देखो आपने क्या किया है, 10,000 के ऊपर नेक्स्ट परसेंटेज कितनी है, 45, इसका 45% निकालेंगे तो ये आएगा आपका, हाँ 4,500 रुपये आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये तो आपने पहले 10,000 के ऊपर 15% कर दिया था, अब ये 45 है। 45 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो 15 सितंबर को केवल 30% अमाउंट ही आपको डिपॉजिट करवानी है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कंसेप्ट कि 15% आपने ऑलरेडी कर दिया है, अब 45 आप कर रहे हो। आपको ये देखना है कि अब देखो यहाँ पे 75% करनी है, यानी यहाँ पे 100% करनी है। मतलब कि रेगुलर जो पेमेंट है आपकी 15 दिसंबर की, 15 मार्च की, ठीक है, ये आपकी 75, 100, 45, 15 है, प्रॉपर 100 पे निकल रही है। जैसे जैसे आप पीछे बढ़ते जा रहे हो उसको माइनस करते जाना है। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप पीछे भरते जा रहे हो उसको माइनस करते जाना है। अब आपने 15% भर दिया है टैक्स एडवांस, वो भी तो आपने 30% भरना है। तो यहाँ पे 1500, 4500 में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे, तो आपका अमाउंट आएगा 3,000 रुपये। आप इनडायरेक्टली भी अगर निकालते, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड इसको निकालने का। सेकंड मेथड क्या है इसको निकालने का, कि 10,000 का ही आप क्या कर दो, 30% कर दो। मैं सारी पॉइंट्स आपको एक एक करके बता रही हूँ कि जोन सा भी आपको मेथड ठीक लगे आप उसे कर लेना। इससे भी ये सेम आएगा, इससे भी ये सेम आएगा। तो 15 जून को कितना अमाउंट पेमेंट किया आपने, 1500। 15 सितंबर को आपने कितना पेमेंट किया, 3,000 रुपये। अब आ जाती है 15 दिसंबर की बारी। 15 दिसंबर को आपने 75% करना है। दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हो आप। पहला तरीका तो यही है कि आप इसका 10,000 का क्या कर दो, 75% कर दो, ठीक है, जो कि आ जाएगा 7,500 रुपये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने 75 में से कितने परसेंट पे ऑफ कर चुके हो, आप 45 कर चुके हो, तो 45 माइनस कर दो, देन उसके बाद क्या है 30% आपको फिर 10,000 का निकालना है। 30% 10,000 का फिर वो 3,000 रुपये निकलेगा, ठीक है। हाँ, दोनों में तरीका सेम है, बट चीज़ क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ पे 7,500 में से फिर 4,500 माइनस करने पड़ेंगे, जिसके कारण अगेन 3,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप परसेंटेज पहले माइनस कर देते हो फिर आप 10,000 का 30% निकालोगे तब भी 3,000 आएगा। ऐसे पहले अमाउंट निकाल के फिर माइनस करोगे तो भी 3,000 आएगा। तो 15 दिसंबर को आपने कितनी अमाउंट पेमेंट करी, 3,000 रुपये, ठीक है जी। 15 मार्च की बात आ जाती है। अब 15 मार्च को फिर आपको क्या करना है, 10,000 का पूरा 100% करना है। 100% बोले तो पूरा 10,000 रुपये करना है। अब इस 10,000 में से कितना अमाउंट आपने पे कर चुके हो, 10,000 में से आप कितना अमाउंट पे कर चुके हो, 7,500 कर चुके हो, ठीक है, 7,500 कर चुके हो। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2,500। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 10,000 का आप क्या कर दो कि 100% में से आपने कितने परसेंट ऑलरेडी सारा पे कर चुके हो। मैंने बताया आपको कि जितना जितना पे करते जाओ उतना सारा माइनस कर देना है। 75% में 45 भी शामिल है और 15 भी शामिल है। तो 100 में से अगर मैं 75 माइनस कर दूँ तो आपका बचेगा 25%। तो आपका यहाँ पे भी इनडायरेक्टली वे से
यही आएगा। तो किसी भी तरीके से करो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है, 15 मार्च। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, पूरा 10,000 अमाउंट ऐसा निकला है जो आपको एडवांस टैक्स में पेमेंट करना था। हमने यही तो अमाउंट आपने डिवाइड की है कि चार बारी में हम कैसे करेंगे। आपने 4 बारी में, एक बारी में 1500 दी, एक बारी में 3000, एक बार 3000, एक फिर 2500। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एडवांस जो टैक्स की जो पेमेंट है आपको इस तरह से करनी है कि आपका जो एडवांस टैक्स है उसके ऊपर पहले 15%, फिर आपको 45, फिर 75, फिर 100। समझ में आया? अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, मैं बोल रही थी ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। ये क्वेश्चन ये है कि इन केस ये जो 10,000 रुपये अमाउंट है मैंने डिपॉजिट किए हैं एडवांस, ये कम भी रह सकते हैं कि आपकी इनकम ज़्यादा दिख गई हो जिसके कारण आपका टैक्स भी बढ़ गया है, टैक्स आपका 12,000 हो गया है, और टैक्स ये भी हो सकता है आपका 8,000 हो जाए। दोनों सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, आपका टैक्स डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका टैक्स डिक्रीज हो गया है तो टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, इसको रिफंड कर देंगे। क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे आपको 31 मार्च तक, ठीक है। इन केस आपका जो टैक्स है वो इंक्रीज हो गया, कारण क्या है, आपकी इनकम जो क्या है, लॉटरी की इनकम ज़्यादा आ गई है, या फिर आपने जो कैपिटल गेन, आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया कैपिटल में, एसेट आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपकी जो क्या है जिसके कारण इनकम इंक्रीज हुई तो टैक्स भी इंक्रीज होगा। तो टैक्स इंक्रीज हो गया तो बढ़े हुए टैक्स को कब पेमेंट करेंगे, बढ़े हुए पेमेंट को आखिरी की जब आप इंस्टॉलमेंट करते हो ना तो उसमें ऐड करके दे सकते हो। करके बताऊंगी कैसे करना है। अभी पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जो मैंने अभी बोला है कि इफ द एडवांस टैक्स इज एक्सेस फ्रॉम द एक्चुअल टैक्स देन इट विल बी रिफंडेड। कह रहा है अगर आपका एडवांस टैक्स ज़्यादा है आपके एक्चुअल टैक्स से तो अब वो अमाउंट क्या हो जाएगा, रिफंडेड हो जाएगा। इफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी इज एक्सेस एडवांस टैक्स then SSC pay remaining amount with the interest under section 234B and 234C। ये कह रहा है पहला सिचुएशन आपको समझ में आएगी, तो कम हुआ आपका टैक्स तो बाकी बचे जो अमाउंट आपने पेमेंट कर चुके हो एडवांस जो टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आपका टैक्स अमाउंट ज़्यादा बचता है, एक्चुअल टैक्स क्या है आपका 12,000 रुपये है, जो आपका एडवांस टैक्स है वो आपका है 10,000 रुपये, तो ये ज़्यादा हुआ। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपका बैलेंस जो अमाउंट 2,000 रुपये है वो आप पेमेंट कर दोगे, या तो 15 मार्च से पहले करना है, या फिर आपके ऊपर 2 तरह की इंटरेस्ट लग सकते हैं अगर आपने लेट किया है, 234B एंड 234C। इन दोनों इंटरेस्ट को समझेंगे और चैप्टर हो जाएगा फिर फिनिश, क्योंकि आपकी बुक के अंदर यही बातें लिखी हुई है। इसको बस मैंने क्या किया है, नोट्स के अंदर कन्वर्ट किया है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। वैसे मोस्टली जो सिचुएशन होती है ना, एक्चुअल सिचुएशन बताऊँ मैं, अगर जैसे आज प्रेजेंट टाइम में अगर बहुत बार ऐसा होता है कि जो टैक्स की अमाउंट आपकी जो ज़्यादा निकलती है और जो आपकी एडवांस टैक्स आपका कम होता है, तो बहुत सारे लोग 15 मार्च को ही जो बाकी का बचा हुआ बैलेंस होता है उसको डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है, ऑन और बिफोर 15 मार्च 2023 वी हैव अ रफ आइडिया ऑफ अ टोटल इनकम। नॉर्मल सी बात है, आपके दिमाग में, आपके स्टेटमेंट के अंदर रफ आइडिया होता है कि हमारी यहाँ से इनकम आ जाएगी, है ना। तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट से बचने के लिए बैलेंस अमाउंट सारा 4th इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देते हैं। आपको अगर इंटरेस्ट से बचना है ना तो 15 मार्च तक, अब देखो यहाँ पे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा था ना, तो 2,000 रुपये यहाँ पे प्लस करके आप पेमेंट कर देना, जिसके कारण आपके जो ये इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट लगते हैं इन दोनों इसके ऊपर, इन दोनों सेक्शनों से बच सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 15 मार्च से अमाउंट पेमेंट कर दी है तो यहाँ पे टोटल फिर हो जाएगा 12,000, क्योंकि आप यहाँ पे भी 2,000 प्लस करोगे। समझ पा रहे हो? तो एक्चुअल सिचुएशन यही होती है जो आज प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टोटल टैक्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको भी सिखाते हैं, ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। मिस्टर एक्स है, मिस्टर ए है, उनकी ये सभी इनकम है, ठीक है। सैलरी से इनकम है उसकी 12,000 रुपये पर महीने मिलती थी तो 1,40,000 हो गया। हाउस प्रॉपर्टी से 3 लाख, ठीक है। कैपिटल गेन से 98,000, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज से है 70,000 रुपये। तो ग्रॉस टोटल इनकम बन गए ये क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इतनी मेरी होगी।
ठीक है। तो डिडक्शन मिल गई, मान लीजिए उनको 10,000 रुपये, तो 6,02,000 बच गए हैं, क्योंकि 6,12,000 था, डिडक्शन माइनस कर दी तो 6,02,000 रुपये बन गया। ठीक है। फिर इसके बेस पर हमने क्या किया, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया, 6,02,000 के ऊपर हमने कैलकुलेट किया। ठीक है। 2.5 लाख के ऊपर कुछ नहीं है, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% है, अगले 1,02,000 के ऊपर 1,02,000 के ऊपर 20% है, सबको टोटल कर दिया, 32,900 बन गया। फिर इसके ऊपर किसी भी तरह का एजुकेशन जो सरचार्ज है वो नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी इनकम क्या है, 6 लाख है, और ना ही आपको रिबेट मिलेगी। तो सीधा सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया 4%, तो 1,316 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका जो एस्टिमेट जो टैक्स लायबिलिटी है आपकी ये बनी है 34,216। सबसे पहला कंडीशन, क्या ये एडवांस टैक्स पेमेंट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये 10,000 से ऊपर है। ठीक है जी। आपको फर्स्ट सिचुएशन आपको समझ में आ गई कि सबसे पहले आपको ये देखनी है कि जो टैक्स पेयर की, इस बंदे की जो टैक्स लायबिलिटी है 10,000 है या इससे ज़्यादा है। इस टाइम इससे ज़्यादा है तो इसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा 4 इंस्टॉलमेंट में। इसने पेमेंट कर दिया 34,216 रुपये। ठीक है। उसके बाद जब उसने एक्चुअल में देखा कि उसकी जो पूरी इनकम है, एक्चुअल इनकम क्या होगी, 12 लाख हो गई। कारण क्या है, कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वो बढ़कर आपको मिला है, हाउस अदर सोर्सेज का अमाउंट जो क्या है आपको बढ़कर मिला है, जिसके कारण आपकी जो टोटल इनकम है वो भी बढ़ी है, और साथ में जो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। चलो हम अब टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, पहले 2.5 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगेगा, सेम एज इट इज़। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 12,500 ही बनेगा। ठीक है, 5 लाख हो गए। फिर यहाँ पर इसको हम यही करते हैं, 1 सेकेंड। देखो, पहले 2.5 लाख के ऊपर कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर क्या होगा, 5% होगा, तो कितना आएगा, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना आएगा, 20%, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट कितने बच गए, 2 लाख रुपए बच गए। 2 लाख के ऊपर कितना आएगा, 30%, तो ये हो गया 60,000 रुपये। राइट। इनको अब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, जल्दी से प्लस कीजिए। ये हो गया 1,72,500। ठीक है। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। ठीक है। इसके इन्हीं के ऊपर 1,72,500 के ऊपर, तो ये आएगा 6,900 रुपये, ये ऐड होगा, देन आपका बन गया 179,400। ठीक है। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है। अब देखो, आपने पेमेंट कितनी की थी, 34,216 की। मान लीजिए इसने क्या है 15 मार्च तक यहाँ पर 34,216 की पेमेंट कर दी है, बट इसकी बनी कितनी है, 1,79,400 की बनी है। तो इसको क्या करेंगे, 1,79,400 को 34,216 से माइनस कर देंगे। ठीक है। 9 1 8 1 और 1 सेकेंड, 3 1, हाँ सही है। देन इसके बाद 5 4 1, यही आएगा। दोबारा से देख लो बच्चे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, बैलेंस आपका ये बचा है, तो इस बैलेंस को अगर आप 15 मार्च की लास्ट पेमेंट के अंदर ही आप इसको साथ में डिपॉजिट करवा दो तो क्या होगा, आप इन इंटरेस्ट से बच सकते हो। अगर आपने आप इनसे नहीं बचे तो आपको इनके ऊपर ये लगेगा। अब इनके लगने की सिचुएशन देखते हैं। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि जैसे एस्टिमेट की थी उसके अकॉर्डिंग और जो आपकी एक्चुअल आई उसके अकॉर्डिंग लास्ट पेमेंट किस तरह से करेंगे। ठीक है। तो आपको सबसे पहले अंडर सेक्शन 234 भी समझाते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। इसकी सिचुएशन क्या है, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। सबसे पहले 234A भी है आपकी बुक के अंदर, बट ए किस लिए होता है, जब एसएससी जब रिटर्न फाइल नहीं करता। ये चैप्टर अलग है। जब हम क्या करते हैं, इनकम जो अपनी इनकम की जो स्टेटमेंट होती है उसको रिप्रेजेंट करने की एक टाइम लिमिट होती है 31 जुलाई 31 अक्टूबर, वो अलग बात है, वो रिटर्न की बात है। यहाँ पे 234A तब आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, बट हमें क्या करना है 234B समझना है, 234C समझना है, जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले क्या कह रहा है,
where the advance tax paid by the assessee is less than the 90% of the assessed tax, or if he failed to pay the advance tax, then the interest under section 234B is levied at the rate of the 1% per month। जहाँ पे ये मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि अगर किसी असेसी ने अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी का 90% अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है, उस केस में 234B अप्लाई होगा। समझ में आ रही है? मैंने बिल्कुल स्लो में बोला है कि अगर इसका मान लीजिए 10,000 रुपये अमाउंट टैक्स लाइबिलिटी बनती है, मैं इसलिए ऐसी अमाउंट ले रही हूँ कि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसान हो जाए, मुझे भी और आपको भी। ये कह रहा है कि अगर आपको 234B तब अप्लाई होगा जब आपने इसका 90% अमाउंट एडवांस में डिपॉजिट करवा नहीं रखा होगा। इसका 90% क्या बनता है? 9,000। अगर आपने डिपॉजिट करा रखा है तो आपके ऊपर 234B का जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा। अगर आपने ये डिपॉजिट नहीं करवाया है 9,000 रुपये, मान लीजिए 8,000 रुपये करवाए या फिर 8,999 रुपये भी करवाए, तब भी आपके ऊपर 1% के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है। एक्चुअल टैक्स आपका बनता है 2 लाख रुपये। सिचुएशन नंबर 1, एक तो आपने क्या किया, 1.5 लाख रुपये आपने एडवांस में पेमेंट करवा रखी है। ठीक है, एक्चुअल का मतलब होता है जब 15 मार्च आ जाती है ना, 15 मार्च आ जाती है तब की बात कर रहे हैं, तब आपको नॉर्मली रफली प्रॉपर आइडिया लग जाता है कि 15 मार्च आ चुकी है, 31 मार्च आपकी एक्चुअल टैक्स पेमेंट करने की डेट होती है ना। तो 15 मार्च तक आते आते आपको ये पता चल जाता है कि हमारी एक्चुअल में टोटल इनकम क्या है, राइट। तो इस टोटल इनकम के ऊपर हम एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो मान लीजिए आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी थी 2 लाख रुपए बनी, पर आपने करवाया कितना है? 1.5 लाख रुपए। एक सिचुएशन है कि आपने 1,90,000 करवाया, तो 1.5 लाख रुपए क्या है? 90% से कम है, क्योंकि 2 लाख का अगर मैं 90% करूं तो आपका 1,80,000 रुपये बनता है ना। तो 1,80,000 से 1.5 लाख बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके ऊपर 1% के हिसाब से पर मंथ क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। देखो, मान लीजिए डिपॉजिट आपने करवाया 31/10/2022 को, तो यहाँ पर देखो आपका क्या है? 50,000 गुना में 1/100 गुना में 7/12। आप ऐसे करोगे, आपको ऐसे नहीं करना। 12 इसलिए नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर मंथ। ये महीने का लिखते हैं। यहाँ पे अगर एनुअली लिखते ना तो आप बटे में 12 लिखते हैं। आपको यहाँ पे बटे में 12 नहीं लिखना। मैंने इसलिए लिखा होगा कि बहुत से बच्चों की यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है जब एग्जाम में बैठे होते कि यहाँ लिखना या नहीं लिखना। आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको सीधा क्या करना है? 50,000 गुना में 1/100 क्योंकि 1% हो गया, गुना में 7 महीने का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, ये 7 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। देन उसके बाद आपकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, 3,500 रुपये आपका क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट बन जाएगा। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 50,000 पे क्यों लिखा है? क्योंकि 2 लाख में से 1.5 लाख डिपॉजिट करवाया, तो बाकी बचे 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। ये तो आपने टाइमली डिपॉजिट करवा दिया, जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो भी कितना? इन सभी महीने का। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये 90% से अबव है। ठीक है, अब यहाँ पर 50,000 गुना में 1/100 गुना में 7 कितना हो जाएगा? 3,500 रुपये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक बात और है, कई बार बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर आपके एग्जाम में भी आता है ये पॉइंट, जिनका MCQ के अंदर आता है। अगर आप ये अमाउंट जो आपका जो बैलेंस 50,000 रुपये बचा है 2 लाख रुपए में से, अगर आप ये अमाउंट 15 मार्च की बजाय 31 मार्च को डिपॉजिट करवा दो, क्या ये तब भी एडवांस टैक्स माना जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया? अगर आप ये 50,000 रुपये का जो बैलेंस बचा है, जो आपको पेमेंट करना था एक्चुअली 2 लाख रुपये, आपने किया 1.5, जो बच गया 50,000 रुपये, अगर आप उसकी पेमेंट 15 मार्च के बजाय 31 मार्च को कर दो, तो क्या वो एडवांस टैक्स माना जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल माना जाएगा। प्रोविजंस के अंदर लिखा हुआ है कि एनी अमाउंट पेड बाय द वे ऑफ द एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च, बिफोर लिखा हुआ है किससे? 31 मार्च, shall also be treated as advance tax during the each financial year or the before the 15 मार्च। 15 मार्च से पहले अगर आप डिपॉजिट करवा दें तो वेल एंड गुड, बट
31 मार्च से अगर पहले करवाते तो वो भी एडवांस टैक्स को ही माना जाएगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है स्पेशल, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। अगर 31 मार्च तक भी एडवांस पेमेंट की लास्ट इंस्टॉलमेंट जो डिपॉजिट कर दी है ना, तो उसे एडवांस पेमेंट ही मानेंगे, वो भी 15 मार्च से पहले की मानेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपने 31 मार्च कराया तब भी आपको 31 मार्च शो लिखेंगे, मतलब लिखा जाएगा कि 31 मार्च को डिपॉजिट कराया है, नहीं, वो 15 मार्च की ही डेट आउट लिखी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, आपको सिचुएशन समझ में आएगी 234B की, वो तभी अप्लाई होगी जब एक एसएससी ने अपनी एडवांस पेमेंट का 90, जो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी का 90% आपने डिपॉजिट करवा नहीं रखा होगा, वो तब अप्लाई होगी। 24C, इसको प्रॉपर ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें जो परसेंटेज लगती है वो बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आती, क्योंकि मैं हर बार यही बात कहती हूँ, इस वाले पॉइंट को समझ लिया तो मान लीजिए एडवांस टैक्स का जो पूरा चैप्टर अभी तो आपने 90% कर लिया है, 10% आपका यहाँ पर है। क्या कह रहा है कि व्हेन एन एसएससी फेल टू पे एनी इंस्टॉलमेंट टू एडवांस टैक्स और द लेट short payment of the any installment of advance tax, then interest under section 234C is levied at the rate of the 1% per month or the part of month। क्या कह रहा है कि अगर अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि हमारा 10,000 रुपये बनता है टैक्स, ठीक है जी, मैं मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है कि वह कहता है कि लो भाई नहीं करता तुम्हें एडवांस टैक्स, नहीं देता तुम्हें पैसे, मैं तो 31 मार्च को ही दूंगा, चाहे मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना ही बनता हो, चाहे 10,000 बनता हो, चाहे 10 लाख बनता हो, मैं तब भी 31 मार्च को दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। वो कुछ इस तरह की इंटेंशन लेके चल रहा है व्यक्ति। गवर्नमेंट कहती है ठीक है कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तेरे को होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है। वो कहते हैं मुझे क्यों दिक्कत होगी भाई, मैं कह रहा हूँ मैं 31 मार्च को भी चाहे कितनी अमाउंट पेमेंट करवा लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट कहते हैं तू तो तैयार है, पर हमें हमारी अमाउंट लेट मिल रही है, हम उसका इंटरेस्ट भी तो लेंगे। जैसे आप लोग बैंक के अंदर करते हो, बैंक के अंदर आपकी अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट आपकी डिपॉजिट होते हैं ना, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। इसी तरह से गवर्नमेंट को भी लेट मिलने पर आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कहते हैं कि जब आपकी हमने कंडीशन रखी हुई है, सभी लोग मान रहे हैं, तो तू क्यों नहीं मान रहा भाई, तू कौन सा खिलाड़ी है। वो उस एसएससी को कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, कहते हैं नहीं मैं तो उसी को दूंगा, दे ले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो उसने कुछ भी अमाउंट पेमेंट नहीं की, ना तो एडवांस में ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, ना सेकंड की, ना थर्ड की, ना फोर्थ की, वो कहता है मैं नहीं करूँगा। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं करेगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर। तो ये अंडर सेक्शन 234C ये कह रहा है जब भी कोई एसएससी फेल हो जाता है इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने के लिए एडवांस टैक्स की, तो उसके ऊपर 1% के हिसाब से पर मंथ वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। दोनों में डिफ्रेंशिएट हो गया। 234B क्या था कि आपने 90% डिपॉजिट की नहीं है तो लगेगा। यहाँ पे तो क्या है, अगर नहीं की, भूल गया, कम की, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे फिर मैंने दोबारा से लिखा हुआ है पर मंथ लिखा हुआ है, तो 12 से डिवाइड नहीं आएगा। अगर एक मान लीजिए उसने क्या है 31 महीना शुरू होता है, फरवरी 28 की होती है लास्ट, अगर उसने 1 मार्च भी कर दी ना, तो 1 मार्च का पूरा मार्च लगा जाएगा, एक दिन का इंटरेस्ट पूरे मंथ को कंसीडर करेगा। ठीक है, तो पार्ट ऑफ मंथ इज आल्सो इंक्लूडिंग, राइट है। तो यहाँ पे इसकी सिचुएशन क्या है, एडवांस टैक्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट 12% से कम की है, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, 12% से कम की है या बिल्कुल ही नहीं की, तो आपके ऊपर 1% का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट में 36% से कम की है, तब भी आपके ऊपर 1% पर मंथ इंटरेस्ट लगेगा। सब्र रखो भाई, बता रही हूँ, 1 सेकेंड, किसके ऊपर लगा अभी बता रही हूँ, 2 मिनट रुको। नेक्स्ट क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर आपने 75% से कम की है, तब भी आपके ऊपर 1% के हिसाब से लगेगा। मंथ भी बता रही हूँ, वेट, मंथ अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, वेट एंड वॉच। फोर्थ पॉइंट, फिर तो 100% ही होगा। अब यहाँ पे देखो 4 इंस्टॉलमेंट होती है, 3-3 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट होती है,
राइट। तो यहाँ पर आपका जो मंथ है, मंथ की पीरियड 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। अब यहाँ पर देखो मार्च की एंड में है, 15 मार्च आ गई है ना। यहाँ पे डेट वही है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। अब 15 मार्च आ गई है। अब ये थोड़ी ना कि हम ये कहेंगे आधे महीने का इंटरेस्ट दे। जब मैंने ये कह रही हूँ कि एक महीने को, एक दिन को भी कंसीडर करेंगे पूरे मंथ को, तो ये तो 15 दिन हो गए ना भाई। तो 15 दिन को, पूरा 1 मंथ को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इन पूरे इस तरह से मंथ काउंट किए जाएंगे। दूसरा, जो आपका अमाउंट बनता था 15% जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, यहाँ पर जैसे 1500 था, ठीक है। अगर आपने इसमें से कुछ भी अमाउंट पेमेंट करी है, ठीक है, वो माइनस के एडवांस टैक्स पेड अप टू द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, या असेस्ड अमाउंट का मतलब होता है जो आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्या है, 45% ऑफ द असेस्ड टैक्स माइनस के एडवांस टैक्स पेड अप टू द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 15% जो एक्चुअल में बनता है, मान लीजिए आपका जो एक्चुअल में बनता है 8,000 रुपये, आपने एडवांस में पेमेंट की है 4,000 रुपये, तो बाकी बचे के ऊपर क्या लगेगा, आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, वो भी 1% के हिसाब से। और जितने मंथ है, 3 मंथ है, तो इसको कट करके 120 रुपये और ऐड हो जाएंगे इनके अंदर। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल से देखिए। देखो यहाँ पे एक मिस्टर एक्स है और कहेंगे कि मिस्टर एक्स के पीछे लगे हुए मैडम, तो भाई क्या करें, मिस्टर एक्स ही बड़ा मालदार बंदा है, इसी को लेके आएंगे। मिस्टर एक्स की टैक्स लायबिलिटी बनती है 3 लाख रुपए, ठीक है। मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट किया एडवांस टैक्स 3 लाख रुपए 31/7/2022 को ही। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211 हमने 211 में क्या पढ़ा था, जब भी किसी व्यक्ति की जब टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होती है, उसको इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करना होता है, यही पढ़ा था हमने। बट इसने क्या किया, 3 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए, ठीक है। तो इस हिसाब से वो पहली बात तो लेट है 3 लाख रुपए गुना में 1/100 पर मंथ अंडर सेक्शन 234 पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो भी 4 मंथ का, अप्रैल से लेके जुलाई तक का, तो कितना हो गया, 12,000 रुपये आपके ऊपर लगेंगे 2 सेक्शन 34 के हिसाब से। 2 सेक्शन 34C इसलिए लगेगा, प्रोविजंस में क्या है कि आपको पहली इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट करनी थी, कब, ये तो क्यों लगी, क्योंकि आपका 90% जो क्या है आपका पहले एडवांस में हो जाना चाहिए था, राइट। ये इसलिए लगी क्योंकि आपने पहली इंस्टॉलमेंट क्या है, पहली इंस्टॉलमेंट आपने टाइम पे नहीं की, 15 जून को होना जो 15 जून को होनी चाहिए थी वो आपने नहीं की। कैसे, 3 लाख के ऊपर 15% निकालेंगे 45,000, ये डिपॉजिट करवाने चाहिए थे, कब तक, 15 जून तक 2022 तक, बट इन्होंने नहीं करवाए, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा। अब देखो इन्होंने तो कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाई है एडवांस में, तो 45,000 हो गए, ठीक है। 1% आपका क्या है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है जी। 3 क्या है, ये टाइम पीरियड है, तो 45,000 के ऊपर आपका कितना इंटरेस्ट बना, ये तो देने ही देने हैं, आपका इंटरेस्ट कितना बना, इसको कैलकुलेट करेंगे 13,350 रुपये आपका क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम, ये देखो हमने फर्स्ट टाइम में 15% किया है, यहाँ पर 15% किया है, नेक्स्ट टाइम हम 45% करेंगे। 45% ऑफ द 3 लाख रुपीज़ का क्या करेंगे, कितना आएगा, 1,35,000। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ऐसे ही करना है छोटे बच्चों की तरह। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,35,000, ठीक है। अब 1,35,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, वो भी 3 महीने का, टाइम लिमिट वही, ठीक है, 1% जो आपने अभी यहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो 1,35,000 गुना में 1% गुना में 3, तो 4,050 रुपये आपका इंटरेस्ट बना है, किसके ऊपर, 1,35,000 के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है इसका, फिर 75% करेंगे 3 लाख रुपए का। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट आपका आता रहेगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, पहले तो आप इनको कैलकुलेट करो, 1,350 को, 4,050 को, 6,750, 3,000 को, इन सबको कैलकुलेट किया तो 15,150 रुपये आपका अंडर सेक्शन 234C के अंदर आ रहा है,
और अंडर सेक्शन 234B के अंदर 12,000 आया था। तो आपका इंटरेस्ट कितना बना? 27,150 रुपये। गवर्नमेंट कहती है भरेगा तो अब लास्ट में, वो कहता है इतने फालतू के पैसे दूंगा, इतने तो मैंने कमाए होंगे एक महीने के अंदर, मैं अपनी एक महीने की इनकम कैसे दे सकता हूँ? तो गवर्नमेंट कहेगी कि दो ना, फिर आप जो इंस्टॉलमेंट बनाइए वो दो ना। तो यही बात तो की जा रही है कि जब आपकी, ये देखो ये अंडर सेक्शन 234C, वीडियो को 2 से 3 बार देखना, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा, बहुत से बच्चों को, थोड़ा क्यों, बहुत से बच्चों ये कहते हैं कि मैम इसमें कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, तो ये बहुत आसान है। 234B कब अप्लाई होगा? जब आपने 90% क्या है इंस्टॉल, आपकी एक्चुअल टैक्स का डिपॉजिट नहीं करवाया है, वो तब लगेगा। 234C तब लगेगी जब आपकी एडवांस जो एक्चुअल टैक्स की अमाउंट 10,000 से ऊपर है और इस अमाउंट का आपने 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट जब नहीं की होगी। समझ में आया? आई होप आपके लिए जो चैप्टर था बहुत आसान था। इसका यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल आपका ये वाला है, ठीक है, जो हमने एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट की थी, फिर 12 लाख रुपए हमारी एक्चुअल इनकम आई थी, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैंने क्या कैलकुलेट करके दिखा रखा है कि आपकी इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी। जैसे कि 32,216 रुपये हमारे एस्टिमेटेड था, हमें पता नहीं था कि हमारी इनकम कितनी आएगी, तो इस हिसाब से हमारा एस्टिमेटेड इतना हो गया। तो इसके ऊपर हमने एडवांस टैक्स पेमेंट की थी। कैसे की थी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 15 जून 2023 को 15% बनेगी, तो 32,216 का 15% करेंगे, इसका 15% करेंगे तो 5,132.4 आएगा, ठीक है। थोड़ी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, इसलिए मैंने 10,000 का एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ इस तरह से समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? 15 सितंबर को बनेगी 45,000, जो आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है 32,216 का ही 15% होगा, 14,497, ठीक है, 14,497 बनेगा। इसमें से आपने कितनी अमाउंट ऑलरेडी पे कर दी है? 5,132 की आपने पेमेंट कर दी है, तो इसको लेस करके आपकी 15 सितंबर को आप इतना पेमेंट करोगे। नेक्स्ट आपकी क्या बनेगी? 32,216 के ऊपर आप फिर 75% करोगे। 75% करने के बाद आपका क्या होगा? आपकी 24,162 निकलेगी। 24,162 में से आपने कितनी अमाउंट पेमेंट कर दी है? 9,000, एक सेकेंड, यही होगी ना, हाँ, 9,364 रुपये आपने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो इसमें से ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से नहीं, ये वाली माइनस होगी, ये तो आपने एक्चुअल पेमेंट की है, क्योंकि ये जो अमाउंट है 15/23 से लेके 15/12 तक है, ये समझ में आया? इस तरह से आप इन सबको टोटल करोगे तो आपका क्या अमाउंट आएगा? आपकी अमाउंट टोटल 32,216 ही आएगी, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन करके बताया था कि आपको समझ में आ जाए। दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हो, पहले परसेंटेज माइनस करके कर सकते हो या फिर पहले अमाउंट माइनस कर लो, दोनों में से कोई कर लो। एडवांस टैक्स का ये जो चैप्टर है ये हो गया फिनिश, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो हमें पूछ सकते हैं आप कमेंट्स करके भी, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। कोई भी अगर दिक्कत रहती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रॉपर पैटर्न में करना है, क्योंकि आपको पता है हमारे पूरी कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर 3 फैकल्टी अवेलेबल है। साइकोलॉजी के सर हैं, साइंस की मैम है, कॉमर्स के लिए मैं हूँ। तो आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी नेम, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको नीड है, मतलब मान लीजिए आपको TDS समझ नहीं आया, TDS क्या होता है, TCS में फ़र्क क्या है, ठीक है, तो इनके अंदर आप प्रॉपर बताएंगे। क्योंकि टीम, अगर आप ये बता दिया आपने कॉमर्स की हैं, आपको ये चाहिए, तो टीम क्या करेगी? ये जो मैसेज है, पर्टिकुलर मैसेज फिर मेरे पास ही सेंड की जाएंगी। अदरवाइज आपका जो मैसेज है ऐसे लटका रहेगा कि आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मैसेज करना है अगर आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और साथ में जो क्वेश्चन पेपर के लिए जो सेपरेट चैनल बनाया है उसके ऊपर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन पेपर को देखिए। थैंक यू।